Hello everyone, welcome to Student Studies. Now it's time to complete our chapter 2 with part 2. Part 1 में हमने जो topics cover किए हैं वो हैं. So yes, these are the topics we already covered in part 1: arrival of trading companies, trade rivalry, Anglo-French rivalry, the British in Bengal, Battle of Plassey, Bengal after Plassey, Battle of Buxar, Bengal after Buxar. Now moving to part 2, that we are going to discuss these topics in this video: growth of British influence, wars with Mysore and war with Marathas, expansion under Lord Wellesley, subsidiary alliances, British expansion in Punjab, Lord Dalhousie policy, in a word, structure of administration, civil services, judiciary, police and army. सो लेट्स स्टार्ट. पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का कहाँ कहाँ पे था और कैसे उन्होंने ग्रोथ किया. फर्स्ट है स्टार्टिंग द वॉर विद द मैसूर एंड मराठास, बिकॉज बहुत अच्छे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स थे ब्रिटिश के ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. सो ब्रिटिश को ये था कि हम अपना ग्रोथ करना है. सो फर्स्ट दे टारगेट दीज बिग किंगडम्स, मैसूर एंड मराठास. मैसूर उस टाइम के बहुत पावरफुल रूलर्स थे. उस टाइम के हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, जिनके पास लार्ज पार्ट था स्पाइसेस का, ट्रेड करते थे वो उससे. सो टीपू जो था पर्टिकुलरली वो नहीं चाहता था कि ब्रिटिश इस मैसूर पार्ट में आए और ट्रेड करें, और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंच थे, क्लोज थे. टीपू सुल्तान क्लोज थे फ्रेंच कंपनी के. तो ये बात ब्रिटिशर्स को भी नहीं पसंद थी. सो इस कंडीशंस को लेते हुए 4 वॉर्स हुए थे बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द मैसूर रूलर्स, जो कि 1766 और 1799 के बीच में हुए थे. लास्ट जो था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया था टीपू सुल्तान को. एंड टीपू सुल्तान के लास्ट वर्ड जो थे, और उसने प्राउडली कहा था, बेटर टू डाई लाइक अ सोल्जर than to live a miserable dependent on the infidels in the list of their pensioned rajas and nababs. बेसिकली उसने एक टॉन्ट दिया था ब्रिटिशर्स को कि सच है कि मर जाएं कि किसी के अंदर हम लोग ऐसे काम करें जैसे कि हम सर्वेंट हो उसके. सो टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी 4 में 1799 आफ्टर जस्ट वॉर एंड वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम. नेक्स्ट जो वॉर हुई थी वो मराठास को लेकर हुई थी. पेशवा हेड थे और मराठा काफ़ी वीक हो गए थे बैटल ऑफ पानीपत के बाद, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, जो कि 1761 में हुई थी. उसके बाद ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में 3 वॉर्स हुए थे. जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था उसमें मराठा पावर जो थी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक हो चुकी थी. तो ब्रिटिशर्स को ईजी था उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए. पेशवा जो थे उनके पास नॉर्थ इंडिया था और उनकी टेरिटरीज थी वो सब ब्रिटिशर्स के पास चली गई. और जो स्मॉल स्मॉल रूलर्स थे मराठा के, उनको भी गिव अप करना पड़ा, क्योंकि उनका मेन हेड ही डिफीट हो गया था वॉर में. सो उनको भी अपनी टेरिटरीज को गिव अप करना पड़ा और उनके पास भी कोई आर्मी नहीं बची थी. सो इन 2 वॉर के ज़रिए ब्रिटिश की ग्रोथ होना शुरू हो गई थी इंडिया में. एंड उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आए 1798. 1805 में उनका राज्यकाल था. इस बीच में उन्होंने सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलाइंस को इंट्रोड्यूस किया. सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलाइंस के ज़रिए उन्होंने ये कहा और इंडियन रूलर्स को कि आपको ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स नाउ दे आर द रियल रूलर्स ऑफ इंडिया, और आपको एक सब्सिडरी साइन करना पड़ेगा, सब्सिडरी ट्रीटी. और अगर आप ये साइन करते हो तो ब्रिटिश आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी. आपके जो भी इंटरनल राइवल्स हैं या इंटरनल रूल्स हैं उनको, और कोई अटैक्स होगा तब भी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे. ये ब्रिटिशर्स का कहना था सब्सिडरी अलाइंसेस में. जो भी सब्सिडरी ट्रीटी को साइन करेगा उसको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी. वो थी कि पहले कि आपको कोई भी अपनी आर्मी नहीं रखनी है. सेकंड, ब्रिटिश आर्मी आपको फोर्स देगी, आपको उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा और ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना पड़ेगा. जो कि उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें मान लेते हैं सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन रूलर, सो वी आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम योर इंटरनल रेबेलियंस और अटैक्स. तो ये था कि ब्रिटिश आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी. थर्ड था
कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप किसी और से अलाइंस बनाते हो किसी वॉर के लिए। दूसरे किंगडम को अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है, डिफीट करना है, या आपको किसी और राज्य की हेल्प चाहिए, आपको अलाइंस बनाना है, तो आपको ब्रिटिश की परमिशन लेनी पड़ेगी। लास्ट वन, ब्रिटिश जब चाहें वो किसी भी कोर्ट में, रूलर्स के कोर्ट में आकर रह सकते हैं और वो अपने आप को रेजिडेंट बोल सकते हैं। रेजिडेंट है वो एक तरह से, और कोई भी यूरोपियन पावर नहीं आके अलाउ कर सकती कोर्ट में। एक तरफ ये सब्सिडरी अलाइंस बहुत एडवांटेजियस था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि उनके पास लार्ज आर्मी थी और उनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता था उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इंडियन रूलर्स उसको मेंटेन करते थे एज़ पर कंडीशन। सेकेंड एडवांटेज ये थी उनके पास कि वो रेजिडेंट एज अ रेजिडेंट रहते थे कोर्ट में, सो दे कैन इंटरफेयर एनी टाइम। जो भी उनके इंटरनल अफेयर्स या मैटर्स होते थे उसमें ब्रिटिशर्स अपना इंटरफेयर ज़रूर करते थे। दूसरी तरफ इंडियन रूलर के लिए बहुत डिसएडवांटेजियस रहा, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट हो गए थे ब्रिटिशर्स के ऊपर। जो भी उन्हें डिसीजन लेना था वो नहीं ले पाते थे, क्योंकि एज़ पर कंडीशन ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके बाद उनको बहुत पैसा देना पड़ता था ब्रिटिश की आर्मी को मेंटेन करने के लिए एज पर डिमांड ऑफ द रेजिडेंट। कंपनी ने जो साइन करते गए फर्स्ट ट्रीटी, सब्सिडरी ट्रीटी जो साइन हुआ निज़ाम ऑफ हैदराबाद के थ्रू हुआ इन 798, उसके बाद नवाब ऑफ अवध आए, उन्होंने साइन किया सब्सिडरी ट्रीटी। दैन पेशवा बाजीराव सेकेंड साइन द सब्सिडरी ट्रीटी इन बेस्टन इन 1802। सो उसके बाद बहुत सारे चीफ्स आए राजपूताना जिन्होंने ये सब्सिडरी ट्रीटी को साइन किया। उसके बाद ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। नाउ मूविंग टू ब्रिटिश एक्सपेंशन। 1848 में ब्रिटिश का कितना एक्सपेंशन हुआ एंड उन्होंने कैसे कैसे कैप्चर करना शुरू किया ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए ब्रिटिश ने पहले इंडिया को कैप्चर किया, फिर साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू उन्होंने सुमात्रा डच को कॉन्कर किया। जैसे आप मैप में देख रहे हो सिंगापुर, सेरावक विच इज़ इन मलाय पेनिनसुला, दे एस्टैब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी देयर। क्यों? क्योंकि उन्हें साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड करना था, उस पर कंट्रोल करना था। दैट्स वाई दे ऑल्सो कैप्चर किंगडम्स ऑफ नेपाल एंड बर्मा। दे डिफीटेड द टेरिटरीज एंड उन्होंने अपनी ब्रिटिश पावर यहीं तक नहीं, नॉर्थ वेस्ट तक भी एक्सपेंड की अप टू रिवर सतलज। और इन 1943 में उन्होंने एनेक्स कर लिया था सिंध। So in these maps you can see that where is Sindh, that below the Pakistan, dark green color, this is the area of Sindh which is annexed by the Britishers, and Nepal is here, Peninsula Malay is there, and India, Myanmar. So these are the areas or regions where Britishers expend their power to gaining more and more trade benefits from Southeast Asia, क्योंकि जितना ट्रेड होता था वो ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया से होता था। सो दे वांट टू कैप्चर ऑल दीज टेरिटरीज़, क्योंकि उन्हें साउथ ईस्ट एशिया पे अपना कब्ज़ा करना था ट्रेड करने के लिए। सो आफ्टर सिंध वो पंजाब गए। पंजाब, दे वांट टू कैप्चर पंजाब, बट उस टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह रूल कर रहे थे और कंडीशन के हिसाब से ब्रिटिश की वो आर्मी मेंटेन कर रहे थे, वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। बट उस टाइम पे वो कॉन्कर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंटरफेयर कर रहे थे ब्रिटिशर्स उनके काम में। बट आफ्टर द डेथ ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह इन 1839 जो पावर थी वो उनके सन के पास चली गई, दलीप सिंह। आफ्टर दलीप सिंह दे कॉन्कर्ड पंजाब एंड दे एक्वायर्ड ऑल द पावर ऑफ पंजाब। नाउ नेक्स्ट कि एक्सपेंशन कितना बड़ा लॉर्ड डलहौजी के पावर में, जो कि लॉर्ड डलहौजी 1848-1856 के बीच में रहे इंडिया में एंड दे रूल ओवर इंडिया। उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। इस पॉलिसीज़ में जो ये था कि अगर आपके पास सन है सो यू कैन कंटिन्यू योर किंगडम, बट अगर आपकी डेथ हो जाती है बिना आपकी औलाद के, बिना आपके बेटे या डॉटर के, सो जो आपकी टेरिटरी होगी वो पास हो जाएगी ब्रिटिशर्स के डोमिनियन में। ये पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी में थी, जो कि डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी। इस पॉलिसी के ज़रिए डलहौजी ने सतारा, नागपुर, झांसी और भी बहुत सारे किंगडम एक्वायर कर लिए थे। अवध में क्या था कि डलहौजी दे वांट टू इंट्रोड्यूस, और वहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह उनको हटाना चाहते थे, बट ही इज़ हैविंग सन, सो वो नहीं हटा पाए वाजिद अली शाह को। तो उन्होंने उन पे एक्यूज़ किया, उन पे ये लगाया इल्ज़ाम कि आप मिस रूल करते हैं, आप सही से रूल नहीं करते।
तो इस तरीके से उन्होंने उनको हटा दिया और अवध को भी एनेक्स कर लिया इन 1856। दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अमंग इंडियन सोल्जर्स कि ब्रिटिश आर्मी ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि वी आर एन आर्मी एंड वो देख रहे थे कि वाजिद अली शाह कैसे रूल कर रहे हैं। सो सोल्जर्स को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी ना। इतनी सारी रीजन को एनेक्स करने के बाद ब्रिटिश को ये था कि हम अपना प्रॉपर सिस्टम को लाना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकें ट्रेड की वजह से, और टेरिटरीज़ को और ज़्यादा हम लोग ऑक्यूपाई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा होल्ड रह सके इंडिया के लिए। सो दे इंट्रोड्यूस अपना एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए इन्होंने क्या किया, टेरिटरीज़ को डिवाइड कर दिया प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस मेनली जो जहाँ से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते थे, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। इनको प्रेसिडेंसीज भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो ओवरऑल हेड होता था वो गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल। और जो डिस्ट्रिक्ट होते थे वो सुपरवाइज करते थे कलेक्टर। रेवेन्यू कलेक्शन और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता था वो कलेक्टर के ज़िम्मे होता था। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को डे टू डे कैरी कराने के लिए इन्होंने 4 एजेंसीज बनाई थी: सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस एंड जुडिशरी। सो सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे। इसमें लाने का ये इनका मकसद था कि हम अपने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करा सकें अपने ऑफिसर्स से, और अपनी सैलरीज़ को हायर कर सकें इस पोस्ट के ज़रिए। सो उन्होंने क्या किया, जो यंग मैन थे उनको अट्रैक्ट किया इस सिविल सर्विसेज के लिए। इनको ट्रेन किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने एक फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था कलकत्ता में 1801 में। इस कॉलेज में इस सिविल सर्विसेज की तैयारी होती थी। ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, ये अनदर ब्रांच है, इंग्लैंड में एक इंस्टीट्यूशन है उसकी। सो 1853 तक तो नॉमिनेट करते थे बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बट 1853 के बाद उन्होंने एक एग्ज़ाम रख दिया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि इंडियंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पहली बात तो वो लंदन में होता था तो लोगों के पास इतना एक्सपेंस नहीं था वहाँ जाने के लिए। सेकंड थिंग, इंग्लिश मीडियम उसकी लैंग्वेज होती थी, क्योंकि अगेन इंडियंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड एज, क्योंकि वो बहुत छोटी एज में वो एग्ज़ाम देना होता था, तो अगेन इंडियंस को जब तक समझ आता था कि एग्ज़ाम है तब तक उनकी एज निकल चुकी होती थी। नेक्स्ट, आर्मी। ब्रिटिशर्स को आर्मी चाहिए होती थी ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को कॉन्कर करने के लिए, अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड जो इंटरनल रिवोल्ट्स होते थे उनको सॉल्व करने के लिए। तो आर्मी जो होती थी कंप्राइज होती थी सिपाहीज, जिसे हम सिपाही भी कहते हैं इन हिंदी। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फार्मर्स आते थे और वो ज्वाइन करना चाहते थे कंपनीज की आर्मी को, क्योंकि उस टाइम पे बहुत प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशन माना जाता था। और ज़्यादातर सिपाहीज उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से आते थे। सो ब्रिटिश आर्मी को वेल ट्रेन किया जाता था, डिसिप्लिन फोर्स बनाया जाता था ताकि वो अच्छे से लड़ सकें ब्रिटिश के लिए। जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, वो अपनी कास्ट और रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, जिसका हमें एक एग्जांपल रिवोल्ट 1857 में मिलेगा, जो हम लेसन 6 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पुलिस। पुलिस, दे नीडेड पुलिस फॉर इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर के सारी चीज़ चल रही प्रॉपर, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये क्रिएटेड किया था परमानेंट पुलिस फोर्स इन इंडिया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में थानाज होंगे, थानाज में दरोगाज होंगे, and towns and villages also having a kotwals and chowkidars. You already know the procedure of this. DM, district superintendent of police, was created by the Britishers, और इसमें इंडियंस वर एक्सक्लूडेड कर दिया जाता था उन्हें हायर पोस्ट से। नेक्स्ट वन, जुडिशरी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियंस फॉलो करते थे लॉज जो कि लोकली बनाए जाते थे, बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने इंटरफेयर किया सिस्टम में, उन्होंने डिसाइडेड किया कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो बंगाल रेगुलेशन 1793 के बाद जस्टिस जो था वो रिटन लॉज में लिखा जाने लगा, ओल्ड कस्टम्स को चेंज किया गया, एंड ऑल द ट्रेडिशंस वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड वॉरेन हेस्टिंग्स, इन दोनों ने पूरा एक सेटअप बनाया जिसमें प्रॉपर सिविल कोर्ट होंगे, दीवानी अदालत एंड क्रिमिनल कोर्ट्स भी रखे गए, फौजदारी अदालत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उन्होंने एक लॉ कमीशन भी रखा 1833 में, जो था इंडियन पिनल कोड और रूल ऑफ लॉ। इंडियन पिनल कोड में आर्टिकल्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे फॉलो किए जाएंगे, किसकी क्या पनिशमेंट रहेगी, एंड रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट वन लॉ फॉर ऑल, हर एक को वो फॉलो करना होता था।
So yes, this is all about part 2 of British expansion. Now कंक्लूड कर देते हैं इस चैप्टर को कि ब्रिटिशर्स आए तो एक ट्रेडर्स की तरह थे, बट उन्होंने कॉन्करिंग करना स्टार्ट कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को। 19th सेंचुरी में वो एक सुप्रीम पावर बन गए थे, हैंडलिंग ऑल द थिंग्स, एंड इंडिया बिकेम ब्रिटिश कॉलोनी. So this is all about British expansion. So yes, thank you for listening the lecture. We will meet in the next session. Thank you so much.